क्लास 7 ज्योग्राफी में चैप्टर 12 है मौसम और जलवायु। इस चैप्टर के सभी अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले शुरू होता है हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवनें हैं, उसे क्या कहा जाता है? जो एक ही दिशा में बहती है उसे अस्थायी पवनें कहा जाता है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है जल वाष्प का जल रूप में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो उसे संघनन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए क्या है, कैटरीना क्या है? तो एक चक्रवात है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला है चक्रवात के केंद्र में डैश दाब होता है। तो केंद्र में क्या होता है? कौन सा दाब होता है? उच्च दाब होता है कि निम्न दाब होता है? तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, देखिए ये चक्रवात है, नज़र डालेंगे तो इसके केंद्र में एक कम दाब का क्षेत्र होता है। तो हम क्या भरेंगे? हम यहाँ पे भरेंगे कम दाब होता है। दूसरा है लू एक डैश हवा है। लू किसकी उदाहरण है? लू पवनों के प्रकार में हम नज़र डालते हैं। स्थानीय पवनें बहती हैं जिसमें लू शामिल है। ठीक है, जो उत्तर भारत यानी बिहार क्षेत्रों में ये बहती है। तो कौन सी है? ये स्थानीय पवनें हैं, तो हमें भरना है स्थानीय पवन हवा। तीसरा है ऊंचाई के कारण हवाएं डैश से होकर संघनित करती हैं। तो देखिए पर्वतीय वर्षा में जब आप नज़र डालेंगे तो ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होने लगती हैं, जिसके कारण संघनन की प्रक्रिया आरंभ होती है और ये बारिश करवाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या भरना है? ऊंचाई होने के कारण हवाएं ठंडी होकर संघनित करती हैं। चौथा है विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में डैश वर्षा होती है। ये संवहनीय वर्षा जो है ये कहाँ होती है? विषुवतीय रेखीय प्रदेशों में होती है। तो हमें भरना है संवहनीय वर्षा। ठीक है, तो ये आपका पूरा हुआ संवहनीय वर्षा। तीसरा देखिए क्या है, खंड में हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला प्रश्न देखिए क्या है, मौसम के अंतर्गत किन किन तत्वों का अवलोकन किया जाता है? यानी जब हम मौसम की बात करते हैं तो उसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, किन किन तत्वों के बारे में हम जानते हैं? आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे नज़र डाल कई स्थानों पर तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, आकाश के बादल, हवा की दिशा, गति की जानकारी दी गई है। यानी मौसम में ये सारी बातें जानकारी दी जाती हैं। ठीक है, तो स्पष्ट किया कि मौसम के तहत इन सभी को हम बात करते हैं। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मौसम के अंतर्गत कई स्थानों का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, आकाश में बादल, हवा की दिशा एवं गति की दिशा जानकारी दी जाती है। यहाँ आर्द्रता का मतलब है वायु में जल की मात्रा। देखिए बरसात के मौसम में वायु में जल की मात्रा ज़्यादा होती है और गर्मी में कम हो जाती है, वही आर्द्रता होती है। तो इन सभी तत्वों के बारे में जानकारी दी जाती है मौसम में। समझ में आ गया? दूसरा सवाल देखिए क्या है, जलवायु किसे कहते हैं? क्लाइमेट की परिभाषा करनी है हमें, तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत दशा को जलवायु कहा जाता है। यानी लंबे समय से जो स्थिति बनी होती है मौसम की, ठंडा, गर्मी, बारिश वाली, वो उसकी जलवायु हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये परिभाषा हो गई। और प्रभावित करने वाले कारक हमें बताना है, तो पुनः आपको लिखना है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो ये सातों आपको लिख लेने हैं। इसका आंसर हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हुए देखिए तीसरा सवाल क्या है, पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों का तापमान अलग अलग क्यों होता है? कहीं कहीं का ज़्यादा तापमान होता है, कहीं ज़्यादा गर्म होता है, कहीं ठंडा होता है। इसका कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है सूर्य की किरणें। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे, अलग अलग स्थानों पर जलवायु के निर्धारण में एक या एक से अधिक तत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सौर ऊर्जा होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलती है वे स्थानीय स्थान जो है जगह वो गर्म हो जाते हैं, और उच्च स्थानीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है यानी कम ऊर्जा मिलती है, यानी ध्रुवों पर वो स्थान ठंडा होता है। इसलिए पूरा आपका हो गया। इसका मुख्य कारण है सूर्य की आने वाली किरणों की वजह से तापमान में अंतर पाया जाता है। इसके बाद देखिए अगला सवाल चौथा, तापमान का प्रभाव मौसम पर पड़ता है, उचित उदाहरण सहित हमें पुष्टि करना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, जैसे जैसे हवा का तापमान बढ़ता है
वायु द्रव्यमान की जल वाष्प को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, तो वायु द्रव्यमान की जल वाष्प वृद्धि से वर्षा और क्या होती है, गरज के साथ बारिश होती है। तो ये जलवायु प्रभाव पड़ गया, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल क्या है, पृथ्वी पर कितने ताप कटिबंध हैं, इसका महत्व क्या है। ठीक है, बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो यहाँ पे समझिए, उत्तर लिखने से पहले आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट समझने हैं। देखिए ये पूरा क्या है, पृथ्वी है यानी ग्लोब का हिस्सा है और पृथ्वी का ताप कटिबंध है। तो सबसे ऊपरी सिरा क्या कहलाता है, ध्रुव, यानी ये उत्तरी ध्रुव, ठीक है, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल हो गया। और ये बीच में, ये ठीक इसके बीचों बीच पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, ये 0 डिग्री, अच्छा यानी ये इसे इक्वेटर कहा जाता है, यानी इसे विषुवतीय रेखा यानी विषुवतीय वृत्त कहा जाता है। समझ में आ गया, ये दो भागों में बांटती है। ताप कटिबंधीय की बात करें तो यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे ये हो गया ध्रुव, ठीक है, पहला होता है शीत और ये है ध्रुव। तो ध्रुवों पर क्या हुए, तो ध्रुवों पर क्या है, ध्रुवों पर शीत है, ठीक है, यानी ठंडा है। और यहाँ पे देखिए ध्रुवों से ठीक इसके नीचे यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ये क्या है, उत्तरी समशीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, ये दूसरा हो गया। और यहाँ पे देखिए क्या है, ये है मकर वृत्त यानी मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। तो इसके बीच का क्षेत्र कौन सा है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और ये ध्रुवों और मकर वृत्त के क्षेत्र जो है क्या है, समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। तो सूर्य की किरणें जब यहाँ से आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लंबवत होगा। तो यहाँ पे लंबवत होगा, इक्वेटर के नज़दीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। उष्ण का मतलब क्या है, उष्ण का मतलब होता है गर्म, ठीक है, तो ये पूरा गर्म क्षेत्र हो गया। और ये क्या है, दक्षिणी समशीतोष्ण, सम मतलब बराबर, तो यहाँ पे गर्म और ठंडा एक समान तापमान पाया जाता है, यहाँ पर भी एक समान पाया जाता है। और यहाँ पे सूर्य की किरणें तिरछे पड़ती है, इसलिए यहाँ पे ध्रुवों पर शीत पाया जाता है, यानी काफ़ी ठंडा होता है, यहाँ पर भी ठंडा होता है। ठीक है, सबसे गर्म ये रहा। तो कितने ताप कटिबंधीय में बांटा गया है, तो यहाँ पे देखिए शीत, ये भी शीत है, तो एक हो गया। ये कौन सा है, शीतोष्ण है, ये दो हो गया, ये दोनों मिलकर, ठीक है, एक ही है। और ये हो गया 3 उष्ण कटिबंधीय यानी सबसे ज़्यादा गर्म। तो आपका आंसर क्या हुआ, 3 ताप कटिबंधियों में बांटा जाता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमें ऐसे लिखना है, पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधियों में बांटा गया है। ध्रुवों पर हमने देखा, ध्रुवों पर क्या है, शीत है, ठंडा है, यहाँ पर भी ठंडा है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, तो हो गया शीत कटिबंधीय। कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, मध्य में कौन सा है, ये हो गया आपका कर्क रेखा, ठीक है, और ये हो गया आपका मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा में उष्ण कटिबंधीय यानी ज़्यादा गर्म है। भूमध्य रेखा और ध्रुवों के मध्य कौन सा है, तो ये हो गया भूमध्य रेखा और ये हो गया ध्रुव, इसके मध्य कौन सा है, समशीतोष्ण कटिबंधीय, ठीक है, यानी बराबर तापमान। तो ये आपका 3 हो गया, समझ में आ गया। और ये प्रभाव भी बताना है, ये तीनों क्षेत्र पृथ्वी के अलग अलग ताप क्षेत्र हैं जो सूर्य की किरणों से निर्धारित होती है इनके तापमान। तो फाइनली आपका ये पूरा आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हुए देखिए 6 नंबर क्या है, वायु में गति का क्या कारण है, वायु क्यों बहती है, उसमें गति क्यों होता है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होने वाली वायु की गति को पवन कहते हैं। तो वायु की गति का क्या कारण है, तो वायु की गति का कारण हमने समझा कि जब वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है तो उसमें गति हो जाती है जो पवन कहलाती है। ठीक है, तो यही बातें आपको लिख लेनी है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं, गुब्बारे में जब आप हवा फुलाते हैं और ठीक है, तो अंदर क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर होता है, जब आप खोलते हैं तो तेज़ी से हवा बाहर निकलती है। ठीक है, यानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, गुब्बारे में दाब ज़्यादा होता है और गुब्बारे के बाहर कम होता है, इसलिए खुलते ही हवा तेज़ी से बाहर निकलती है, तो इसी कारण वायु में गति हो जाती है। 7वां सवाल देखिए, पवन कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम हमें लिखना है उदाहरण सहित। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए पवन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, अस्थाई, मौसमी और स्थानीय, और इनके बारे में हमें लिखना है। ठीक है, अस्थाई पवन लिखेंगे, फिर मौसमी पवन लिखेंगे और उसके बाद फिर लिखेंगे कौन सा, स्थानीय यानी लोकल पवने, जिसमें लू भी आता है। ये आपको लिख लेने हैं तीनों के बारे में। 8वां सवाल देखिए क्या है, स्थलीय समीर और समुद्री समीर में क्या अंतर है, स्पष्ट करना है हमें।
तो देखिए यहाँ पे दोनों दिया गया है। स्थलीय समीर में क्या होता है, ठीक है, क्या होता है देखिए, जब हवा जो है स्थल से समुद्र की ओर बहती है इसे स्थलीय समीर कहा जाता है। यानी हवा जिस दिशा से आती है वही उसकी क्या होगी, बहने की दिशा होगी, यानी वही उसका नाम हो गया। कहाँ से आती है, जब हवा स्थल से यानी ज़मीन से समुद्र की ओर चलती है तो स्थलीय समीर कहा जाएगा, ठीक है। और इसके विपरीत, और ये रात में चलती है, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर आती है यानी जिस दिशा से आती है वही उसका नाम हो गया, तो समुद्री समीर कहा जाएगा। समझ में आ गया, तो ये दिन में चलती है। ये पूरा आपका आ गया दोनों का आंसर। 9 नंबर देखिए, चक्रवात क्या है, इसके प्रभाव का हमें वर्णन करना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, चक्रवात तूफानी हवा के अति शक्तिशाली भंवर के समान है और इसके केंद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आंख कहा जाता है। इसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते हुए दबाव क्षेत्र होते हैं जिनमें हवाएं तेजी से घूमते हुए केंद्र की ओर बढ़ती है और ये चक्रवात कहलाती हैं। अब इसके प्रभाव बताना है, यानी इससे क्या होता है, ठीक है, वायुमंडल में। तो प्रभाव हम लिखेंगे, इसके प्रभाव से स्थल पर यानी ज़मीन पर वायुमंडल में तेज़ बारिश और सागर में ऊंची लहरें उत्पन्न होती हैं चक्रवात से। ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है, ठीक है, तो इसका प्रभाव हो गया। इसके बाद देखिए 10वां सवाल, वर्षा की प्रक्रियाओं को चित्र सहित हमें समझाना है। वर्षा कैसे होती है, तो यहाँ पे समझिए, एक वर्षा है कौन सा, चित्र 12.5 में संवहनीय वर्षा, ठीक है। तो इसके बारे में आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये संवहनीय वर्षा हो गई, और आप चाहे तो ये चक्रवातीय वर्षा के भी बारे में लिख सकते हैं। तो आप कोई भी लिख लीजिए, जैसे हम लिख लेते हैं कौन सा, चक्रवातीय वर्षा, ये वाला। तो ये पूरा आपको लिखना है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, और चक्रवाती, और ये आपको पिक्चर बना लेना है, बस हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए हम इसका 11 देखेंगे, अत्यधिक वर्षा किस आगे बढ़ते हुए देखिए 11 नंबर, अत्यधिक वर्षा से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं लिखिए। बारिश होने से क्या होगा, फसल बर्बाद होगा, ठीक है, चारों तरफ पानी हो जाएंगे और फल सब्जियां सारे सड़ जाएंगे, मकान क्षतिग्रस्त होते हैं, ठीक है, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारे कारण हो जाते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से कर लेना है। 12 देखिए, हमें वर्षा का जल का क्यों संरक्षण करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए बारिश का जल, क्योंकि सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बारिश का जल हम जब बचाएंगे तो क्या होगा, सूखे में वो काम आएगा, ठीक है, सिंचाई में काम आएगा, ठीक है, यानी कई तरीके से वो काम में आ जाएगा। समझ में आ गया, तो ये आपको लिख लेना है। और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।